पहले मौका नहीं देना, अगर आप छेड़ेंगे तो फिर भारत छोड़ेगा नहीं। तो मोदी जी उतने ही सशक्त प्रधानमंत्री हैं जितना इंदिरा जी थी। किसान का बेटा आज सीमा पर खड़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं किसी नेता का बेटा वहां पर ये जिम्मेदारी लेते हुए वहां जाता है। पहला प्राथमिकता सेना में जाने का होना चाहिए। चर्चा ये भी आ रही है कि मुसलमान समाज ये कह रहा है कि जब जाति जनगणना के तहत एक एक की गिनती हो जाएगी तो ये समाज जो एक धर्म और संप्रदाय के नाम पे संगठित दिखता है, ये भी विभाजित हो जाएगा। लगातार सड़क से लेकर सदन तक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया और उसका नतीजा है कि देश में जातिगत जनगणना होने वाला है। इंडिया अलायंस आज बिहार में मजबूती से खड़ा है। तेजस्वी जी उसको लीड कर रहे हैं। जो बिहार बीमारू राज्य बन चुका है, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, उसके लिए काम करने का प्रयास लगातार तेजस्वी यादव जी ने किया है। तो तेजस्वी यादव जी अपने चाचा को अब आराम देना चाहते हैं और खुद बिहार का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार है। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रशांत और आज मेरे साथ कुशीनगर जिले के तमकुही राज नगर पंचायत के सभासद जी मौजूद हैं। अरशद रजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद आपका। अरशद रजा जी और मैं आज देश में तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं, सीज फायर, वायलेंस, पाकिस्तान के साथ युद्ध, जाति जनगणना, इन तमाम मुद्दों पे हम जानेंगे कि इनकी क्या राय है, आइए क्या सोचते हैं। सबसे पहले सर, जो बेहद गर्म मुद्दा है उस पर हम चर्चा करें तो सीज फायर जो किया गया है, जो युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है, उसको आप और यूथ कांग्रेस किस हिसाब से देख रहा है? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको ढेर सारा आभार जी। धन्यवाद। इसलिए क्योंकि आप एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए हमें जोड़े हैं जी, जो देश का मामला है और हमें सेना पर गर्व है। इस देश की सेना पर गर्व है कि इस देश की सेना जिस बहादुरी, जिस शौर्य के साथ, जिस पराक्रम के साथ, जिस साहस के साथ जी, देश की सीमा पर खड़े होकर के अपने जान की परवाह किए बिना और पाकिस्तान जैसे राज्य को, देश को, जो एक ऐसा देश है जो लगातार कहीं ना कहीं उस हर मंसूबे को जो सोचता है, जैसे आतंकी हमले, कायराना हमले, भारत पर आक्रमण लगातार, तो ये उसका एक तुच्छ सोच है। उसको ये जानकारी नहीं है कि भारत की जो परंपरा है, जो यहाँ की व्यवस्था है, वो पहले मौका नहीं देना। अगर आप छेड़ेंगे तो फिर भारत नहीं छोड़ेगा नहीं। जी। भारत छेड़ता नहीं है किसी को, क्योंकि भारत गांधी जी का देश है। जी। सत्य और अहिंसा में विश्वास करता है और जैसे ही इस देश को कोई छेड़ने का प्रयास करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब हमारे देश की सेना देगी। और आज नहीं, इसके पहले 1971 का जंग याद होगा। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और उसी में से एक नया देश बांग्लादेश को बना करके दे दिया। वही आज भी चल रहा है। देश की सेना जम करके, डट करके मुकाबला कर रही है और मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पहले दिन कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह के नेतृत्व में, नारी शक्ति के नेतृत्व में, जिन बहनों के सुहाग को उजाड़ने का प्रयास किया पाकिस्तान ने, उसी पाकिस्तान के मुंह पर देश की 2 बेटियां, एक मुस्लिम समुदाय से और एक हिंदू धर्म से आती है, और दोनों बेटियों ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। 9 स्थान को टारगेट करके, आतंकी स्थानों को टारगेट कर करके, और उसको पूरी तरह निस्तो नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो नारी शक्ति का भी एक उदाहरण इस देश ने प्रस्तुत किया है। बिल्कुल। अभी आपने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, 1971 युद्ध का जिक्र किया। इस बार भी लोगों की इच्छा थी कि इस बार पीओके को वापस ले लिया जाए। बलूचिस्तान जो एक लंबे समय से एक अलग देश की मांग कर रहा है, इसी युद्ध में उसकी मदद करके उसे भी एक अलग देश बना दिया जाए। लेकिन मोदी जी का ये सीज फायर की घोषणा कर देना, इन सभी बातों पे जो है कि विराम लगा गया। लेकिन जो बार बार तुलना की जाती है कि मोदी जी वैसे ही सशक्त प्रधानमंत्री जैसे इंदिरा गांधी जी थी, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पूरा विपक्ष, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का जो बयान है, जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान है, मैं उसी के संबंध में बयान देना चाहता हूं, उसी से संबद्ध करते हुए चलना चाहता हूं। पूरा विपक्ष एक सुर में, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा विपक्ष आज भारत सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और ये कह रहा है, लगातार ये कह रहा है कि आप जो भी फैसले लेंगे उसमें हमारी हामी है। ये तो बिल्कुल शुरू से इसमें हमारी हामी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अमेरिका सीज फायर का ऐलान करता है। केवल अफसोस इस बात का है, थर्ड पार्टी हमारे देश के मामलों में इंटरनल मैटर कैसे प्रवेश कर रही है, ये सोचनीय विषय है।
पाकिस्तान की क्या औकात और क्या हैसियत है। उत्तर प्रदेश केवल चाहे तो पाकिस्तान को ठीक कर देगा और पाकिस्तान पर जाकर के विजय के पटाखे को लहरा के चला आएगा। तो कहीं ना कहीं ये विचार करने योग्य सवाल है जो अभी उत्पन्न हो रहा है कि अमेरिका के कहने पर क्या हम सीज फायर की घोषणा करेंगे या इंदिरा गांधी जी के जैसा उनके सामने खड़े होकर के आंख में आंख मिला करके ये कहेंगे कि तुम 7वां नहीं 17वां बेड़ा छोड़ दोगे तब भी हम मानने वाले नहीं है, हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगे, फाड़ कर देंगे। जी। तो वैसा ही हमें भी फैसला इस वक्त लेना है। तो मोदी जी उतने ही सशक्त प्रधानमंत्री हैं जितना इंदिरा जी थी। देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्माननीय है, उनके हर फैसले के साथ हमारे नेता ने कह दिया है, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि मैं देश के भारत सरकार के देश के प्रधानमंत्री के हर फैसले के साथ मैं खड़ा हूं। भले ही वो 2 मीटिंग में ऑल पार्टी के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी नहीं आए, ये सवाल दूसरा हो सकता है, लेकिन आज पुनः सचिन पायलट जी ने एक प्रेस वार्ता किया है और ये कहा है कि दोबारा से एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं रहिए, क्योंकि ये देश का सबसे संवेदनशील मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है और देश के ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर उस ऑल पार्टी के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का शामिल रहना बेहद ही जरूरी है जी। और फिर उनकी सबकी राय लेते हुए और आगे की रणनीति पर क्या विचार हो सकता है, क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं, उस पर जरूर विचार होना चाहिए और सबके सवालों का सम्मान होना चाहिए, सबके सलाह का सम्मान होना चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि अमेरिका के कहने पे युद्ध विराम की घोषणा कर दी जा रही है जी, और भारत के विदेश नीति की चर्चाएं लगातार जोरों पर रहती है कि भारत की विदेश नीति वर्तमान समय में बहुत ही बेहतरीन है। आपको क्या दिख रहा है, भारत की विदेश नीति कैसी दिख रही है? देखिए, भारत की विदेश नीति, विदेश मंत्री जी से मैं ये कहूंगा जी कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने, मैं केवल आलोचना नहीं करने के लिए बैठा हूं, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी कारगिल युद्ध हुआ, पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा, पूरा देश उनको निर्णय लेने के लिए ये कहा कि आपकी जो भी फैसले होंगे उसका हम सम्मान करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थी श्रीमती सोनिया गांधी जी। उन्होंने सदन में खड़े होकर के सरकार के हर फैसले का सम्मान करने के लिए और सरकार के हर फैसले के साथ खड़े होने के लिए पूरी मजबूती से अपनी बातों को रखा। तो ये एक भारत की परंपरा है कि देश में हम राजनीतिक परिस्थितियों में हम आपके एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, आपके नीति और नियत पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब भी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारा और आपका मत अलग हो सकता है, लेकिन जब भी बात देश की आएगी तो कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने अपने 2 बड़े नेताओं का बलिदान इस देश के लिए किया है, एक इंदिरा गांधी जी और दूसरा राजीव गांधी जी। और इस दर्द को राहुल गांधी जी बहुत करीब से और बहुत करीब से इसको समझे हैं और देखे हैं। तो उनका भी बयान आपके सामने है। वो कहते हैं कि मैं इस दुख को जानता हूं जिसके घर पर ये। अच्छा, आप बताइए कि किसान का बेटा आज सीमा पर खड़ा है, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं किसी नेता का बेटा वहां पर ये जिम्मेदारी लेते हुए वहां जाता है। तेज प्रताप यादव जी जो तो बिहार से उड़ान भरने पहले वो सरकार से सलाह, उनका स्वागत है, उनके इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं, उनके साहस का सम्मान करता हूं, उनके निर्णय स्वागत योग्य है जी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है कि सभी पार्टी के जितने भी नेता हैं, केवल एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो ये कुलीन वर्ग है देश का, ये क्यों नहीं तैयार, ये क्यों नहीं आखिर देश की सेवा के लिए आप सीमा पर जा रहे हैं, अपने बच्चों को वहां क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? आप भी अपने बच्चों को देश की सेवा में पहला प्राथमिकता सेना में जाने का होना चाहिए। हमारे घर से भी हमारे मामा सेना में रहे हैं। अच्छा। हमारे बड़े भाई आज कश्मीर की बॉर्डर पर खड़े हैं। वर्तमान समय की बात कर रहा हूं। हमारे बड़े भाई कश्मीर में खड़े हैं देश की सेवा के लिए, और देश पर बलिदान भी हो जाए तो गर्व महसूस करेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसे मौके बार बार हम सभी को आपको नहीं मिलने वाला है। सही बात है। देश के तिरंगे में हर कोई लिपटने का जो सपना होता है वो सबको सौभाग्य नहीं मिलता। वो सुनहरा अवसर किसी को नहीं मिलना है। तो एक अवसर है देश की सेवा करने का, और हम लोगों को भी मौका मिलेगा तो हम लोग भी जाएंगे बॉर्डर पर। अच्छा, तो देश की सेवा बॉर्डर के साथ साथ बॉर्डर के अंदर, जैसा कि आप युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, राजनेता हैं, राजनीति से भी देश की सेवा की जाती है। जी बिल्कुल। तो देश में अभी हालिया समय में जाति जनगणना को लेकर फैसला आया है, इस फैसले को आप किस हिसाब से देख रहे हैं? जाति जनगणना क्या लगता है कितना सही है, और बीजेपी द्वारा इस पे हाँ कह देना कैसा है? जातिगत जनगणना देश का एक्सरे है जी। जैसे आपके शरीर के
पैर में या किसी भी हिस्से में चोट आएगा तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले जाते हैं और एक्सरे कराते हैं। ये देखते हैं कि चोटें कितनी है, और जब तक वो कंफर्म नहीं होगा तब तक आपको डॉक्टर दवा लिखता है और ना ही प्लास्टर बांधता है। वो पहले क्लियरिफाई करना चाहता है कि चोटें कहाँ हैं और कितनी है, टूटा है या नहीं टूटा है, दवा से ठीक हो जाएगा या प्लास्टर करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि जातिगत जनगणना इस देश का एक्सरे है, ये कराना पड़ेगा। कराना इसलिए पड़ेगा क्योंकि सरकार इसी के लिए नीति और नियत बनाती है। नीतियां सही तरीके से धरातल पर नहीं उतर पाएंगी। आप ये हमको बताइए कि आज भी दलित समाज का उत्थान कितना हुआ है? पिछड़ा समाज आज कहां पर खड़ा है? अल्पसंख्यक समुदाय में जैन, पारसी, बौद्ध और मुसलमान कहां है? इनकी हिस्सेदारियां कैसे तय होंगी? क्या सरकार के पास कोई रोड मैप है? लेकिन जो चर्चा ये भी आ रही है कि मुसलमान समाज ये कह रहा है कि जब जाति जनगणना के तहत एक एक की गिनती हो जाएगी तो ये समाज जो एक धर्म और संप्रदाय के नाम पे संगठित दिखता है, ये भी विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। तो जाति जनगणना का इससे हम सहमत नहीं है। नहीं, इससे हम सहमत नहीं है। जातिगत जनगणना बांटने का बिल्कुल ही ये कारण नहीं बन सकता है। जातिगत जनगणना ये जानना चाहता है, इसके माध्यम से आप जानेंगे कि आपकी आबादी कितनी है, संस्थाओं में आप कैसे हैं, शैक्षणिक स्तर क्या है, सामाजिक स्तर क्या है, राजनैतिक स्तर क्या है। तो सबसे पहले तो शैक्षणिक स्तर जानना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही उस शेरनी का दूध है कि जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। तो आज दलित समाज, पिछड़ा समाज और अल्पसंख्यक समाज, इनके बच्चों का शैक्षणिक स्तर क्या है बिना जातिगत जनगणना के आप नहीं जान पाएंगे। संस्थाओं में इनके बच्चे कितने सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं बिना जातिगत जनगणना के आप नहीं जान पाएंगे। राहुल गांधी जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया। देश को चलाने के लिए 90 अफसर तय किए जाते हैं। 90 अफसर होते हैं जो देश की बजट को बांटने का काम करते हैं जी। उस 90 अफसर में कितने पिछड़े समाज के हैं, कितने दलित समाज के हैं, कितने जैन, पारसी, बौद्ध और मुसलमान समाज के हैं। आप ढूंढेंगे तो पॉइंट परसेंटेज में ये नजर आते हैं। पिछड़े समाज से 5%, दलित समाज से 0.1%। तो आप उनको न्याय कैसे दिला पाएंगे? जहां से नीति तय होनी है वहीं उस समाज का कोई भी अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं है, तो आप बताइए कि नीतियां कैसे तय होंगी? उस समाज का दर्द कैसे सरकार कैसे समझेगा? क्योंकि अच्छा आप बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिन परिस्थितियों का सामना किया, उन्हें विद्यालय के बाहर बैठने को मजबूर किया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो उन परिस्थितियों का वो सामना किए थे। तो मौका मिलते ही उन्होंने उसका उत्थान करने के लिए एक सिस्टम बनाया। ये मौके तो अलग अलग पार्टियां जो है कि बना के रखी हुई हैं कि ये अनुसूचित विभाग है, ये अलग अलग तरीके के अध्यक्ष नियुक्त कर रखे हैं। ये मौके तो हर पार्टी के पास हैं उस चीज को और बेहतर करने के लिए, लोगों को और सुविधा मुहैया कराने के लिए। बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन सरकार में कौन है? मैं फिर उसी सवाल पर आना चाहता हूँ। जो सरकार में है उसने भी तो विभाग बांट रखे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन जहां से नीति बन रहा है, नीति कौन बनाएगा? नीति इस देश के 90 अफसर बनाएंगे, बजट इस देश के 90 अफसर बांटेंगे। अच्छा आप बताइए, आप मीडिया संस्थान से हैं जी, टॉप 10 मीडिया की लिस्ट को आप निकालिए और बताइए कि दलित समाज के एक भी मालिक क्या उस मीडिया के हैं? बिल्कुल सही। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को चलाने वाले लोगों का लिस्ट निकाल लीजिए, टॉप 10 बड़े बड़े बिजनेसमैन का आप नाम निकाल लीजिए, एक दलित समाज का नाम बताइए। राहुल गांधी जी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यही सवाल आया, तो उन्होंने कहा कि यहां जितने पत्रकार बैठे हैं उसमें से ये बताइए कि कितने दलित समाज से हैं। जानते हैं हाथ कितना उठा था? केवल एक, और वो भी कैमरामैन थे। तो सवाल बड़ा जायज है, और इसी से जब तक मीडिया के संस्थान में, शिक्षा के संस्थान में, सरकारी अधिकारी कर्मचारी के रूप में इस समाज के लोग नहीं जाएंगे, तब तक इस समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। और राहुल गांधी जी ने यह तय कर लिया था और सदन में भी बोला था कि इसी सदन में हम जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। और आज सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। लगातार सड़क से लेकर सदन तक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया और उसका नतीजा है कि देश में जातिगत जनगणना होने वाला है। तो राहुल जी का जो मुद्दा छीन लिया है भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, इस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष जिस मुद्दे को लेकर मजबूती से पिछले 3 सालों से बात कर रहा था,
उस मुद्दे को छीन के मोदी जी ने अपना मुद्दा बना लिया, अपना वोट बैंक बना लिया। सामने बिहार और बंगाल का चुनाव है, विधानसभा। देखिए, मैं इसमें यही कहूंगा कि इसमें राहुल गांधी जी की जीत है। जिस सवाल को ये खड़ा कर रहे हैं उस सवाल पर अगर सरकार मान जाए तो ये आपकी नीतिगत जीत है, वैचारिक और नीतिगत जीत है। क्योंकि नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा मैं लात। ये मंच से उन्होंने कहा था जी। भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता, उनका ट्वीट आप उठा के देख लीजिए, ट्विटर जो आज एक्स के रूप में बदल गया है उस पर उनका ट्वीट उठा करके देखिए, सभी लोग जातिगत जनगणना के विरोध में बयान दिए हैं। राहुल गांधी जी पूरी मजबूती से संविधान सम्मेलन कर रहे थे, देश के कोने कोने में जाकर के इस बात को समझा रहे थे, देश की सदन में खड़े होकर के जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मजबूती से अपनी बात रख रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, जितने मंत्री हैं, जितने टीवी डिबेट्स में प्रवक्ता लोग जाते हैं, ये सभी लोगों ने इसका विरोध किया और न जाने कौन कौन से शब्दावली का इस्तेमाल किया। अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं, जो कभी दिल्ली में एक नारा लगाए कि देश के गद्दारों को गोली मारो ... उनके मुंह से सदन में ये निकला कि जिनकी जाति का पता नहीं वो आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो क्या आज वो अपने सरकार के इस फैसले के विपरीत में खड़े होंगे? नहीं, वो तो पक्ष में। क्या नितिन गडकरी जी इस फैसले के विपरीत में खड़े हो सकते हैं? तो आज यही इसके कसीदे पढ़ रहे हैं। तो इनका जो नीति है ना वो स्पष्ट नहीं है। जातिगत जनगणना से पहले का बयान और जातिगत जनगणना के फैसले के बाद का बयान आप खुद मिला लीजिए, तय वो आपके सामने आ जाएगा। ये मुद्दा जो चुरा लिया गया है, चुराया नहीं गया है। पूरे देश की जनता जानती है कि इसमें राहुल गांधी जी का नीतिगत और वैचारिक जीत हो गया है, क्योंकि आप उनकी बातों पर सहमत हो गए हैं। कल तक विरोध करने वाले लोग अगर आज सहमति जता रहे हैं तो इसमें राहुल गांधी जी की जीत है। विचारधारा की जीत के साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा कि 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ा, उसके बाद जो है कि हालांकि जीत नहीं हासिल कर पाया, लेकिन एक बेहतरीन विपक्ष बन के निकला। 10 साल बाद संसद में नेता प्रतिपक्ष दे पाया और विधानसभा के चुनाव जो है बिहार और बंगाल के सामने हैं। तो इंडिया गठबंधन फिर से एकजुट दिखेगा या बिखरा हुआ दिखेगा? बिखरा हुआ आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हार जाना, ये कहीं चीजों का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? चुनाव हारना और जीतना जी, ये अलग विषय है। इंडिया अलायंस आज बिहार में मजबूती से खड़ा है। तेजस्वी जी उसको लीड कर रहे हैं, कांग्रेस उनके साथ है, सीपीआई उनके साथ है, CPI-ML उनके साथ है, CPI-M उनके साथ है, VIP उनके साथ है। ये सारी पार्टियां। कांग्रेस की तरफ से कौन पक्ष रख रहा है बिहार में? प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वहां के, फ्री हैंड उनके पास है, वहां के प्रभारी हैं कृष्णा लवरू जी हैं, कन्हैया कुमार, राजेश राम जी हैं। कन्हैया कुमार जी एक क्रांतिकारी और नौजवान नेता है जी। अभी वो एक पलायन रोको और रोजगार दो यात्रा पर निकले थे, काफी अच्छा उसका रिस्पांस मिला, बिहार के कोने कोने तक एक मैसेज गया। ये तो सच्चाई है ना कि पलायन काफी है बिहार से। बिहार में ये लोग एक इंडस्ट्री नहीं लगा पाए, 20 सालों से ये लोग सरकार में हैं। आप बताइए कितने लोगों को रोजगार दे पाए? तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने रोजगार के अवसर को खोला है। 5 लाख से अधिक भर्तियां बिहार में करा करके, और वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के सामने एक नैरेटिव सेट किया। यही नीतीश कुमार जी विधानसभा के चुनाव में कहते थे कि कहां से लाएगा 10 लाख नौकरी। विधानसभा के चुनाव में जब लगातार तेजस्वी यादव जी 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे तो नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि कहां से लाएगा, अपने पिताजी के वहां से लाएगा। और वही तेजस्वी यादव को जब मौका मिला, उप मुख्यमंत्री बने, तो 5 लाख नियुक्ति पत्र इन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से बंटवा दिए। तो कहीं ना कहीं एक दृढ़ संकल्प, सकारात्मक सोच और रोजगार देने की पहल। और स्वास्थ्य मंत्री जब बने थे तो लगातार हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, 12 बजे 2-2 बजे रात को हॉस्पिटल में रेड मार देना। तो वैसा नेता चाहिए जो बिहार के हर समस्या का, जो बिहार बीमारू राज्य बन चुका है, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, उसको पटरी पर कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए काम करने का प्रयास लगातार तेजस्वी यादव जी ने किया है। और एक युवा सोच, हमें लगता है कि जब घर की जिम्मेदारी लेने का समय आ जाए तो नौजवानों को 2 कदम आगे बढ़ करके उस जिम्मेदारी को अपने सर पे ले लेना चाहिए। क्योंकि पिताजी का समय एक समय है काम करने का, शरीर की हड्डियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर काम करना, जहन काम करना बंद कर देता है। तो पिताजी के आराम के लिए, उनका सहयोग करने के लिए
बच्चों को आगे आना चाहिए। तो तेजस्वी यादव जी अपने चाचा को अब आराम देना चाहते हैं और खुद बिहार का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार है। तो बच्चों को आराम देने की जब बात आती है तो वहीं परिवारवाद का चर्चा चलने लगता है। ये पार्टियां परिवारवाद करने लगती हैं। बीजेपी अपनी छवि दिखाती है कि मैं परिवारवाद नहीं करती, तो उस पे जब परिवारवाद का जो लांछन लगता है उस पे आप क्या कहेंगे? देश में कोई है ऐसा जो बिना परिवार के हो? एक आदमी का नाम बताइए जो बिना परिवार का हो। हर किसी का परिवार है। हर किसी का परिवार है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी परिवार के खिलाफ है? परिवार की खिलाफत तो वो करती है। परिवार के खिलाफ है तो यानी वो देश की हर जनता के खिलाफ है। और क्या तेजस्वी यादव बिना चुनाव जीते ही विधानसभा में चले जाते हैं? नहीं, संघर्ष करके आदमी जा रहा है। जनता चुन के ही भेज जनता चुन, तो परिवारवाद तो लागू ही नहीं होता। अगर परिवारवाद होता तो वहां की जनता उनको नकार देती। अगर जनता को पसंद नहीं होता तो परिवारवाद नकार देती। नहीं कर पाता। पलायन जो एक बड़ा मुद्दा है बिहार का, उस पर इन सब चीजों को, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये जहन में है और बिहार इसी पर उठकर करेगा और निसंदेह वहां इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। देख रहे हैं आप बिहार में अपनी सरकार को। जी बिल्कुल। ये थे अरशद रजा जी हमारे साथ, युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, और 2 साल तक उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता के तौर पे इन्होंने काम किया है। फिलहाल ये कुशीनगर जिले के तमकुही राज्य विधानसभा से सभासद प्रतिनिधि हैं। और ऐसे ही नए नए लोगों को हम आपके साथ जोड़ेंगे, नई नई विचारों से अवगत कराएंगे। आज का युवा क्या सोचता है, क्या विचार रखता है राजनीति को लेके, देश को लेके, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ द सोशल डाइस पर।